बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट को इन डिटेल पढ़ा। अब उसके बाद एक बड़ा मज़े का बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसकी बेस बनना इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ही ज़रूरी है और एंट्री टेस्ट में इस टॉपिक के बहुत दूर रस नताइज हैं। एफएससी में मैं आपको जितना उस पर्सपेक्टिव में क्लियर कर सका मैं करूँगा। पूरी तरह तो मैं एंट्री टेस्ट के लेक्चर की तरफ डाइवर्ट नहीं करूँगा अपने लेक्चर को, लेकिन जिस हद तक मैं आपको उसमें फैसिलिटेट कर सका मैं आपको एंट्री टेस्ट की चीज़ें साथ साथ गाइड करता रहूँगा और जितना बुक में लिखा है इंशाल्लाह उससे बढ़कर ही हम पढ़ेंगे। तो ओहम्स लॉ है क्या? ओहम्स लॉ जो कंप्लीट होता है ना, बेसिकली ये दो चीज़ों में कंप्लीट होता है। एक तो ओहम्स लॉ बजाते खुद है जिसमें हम ओहम्स लॉ को समझेंगे, ओहमिक एंड नॉन ओहमिक डिवाइसेस को अंडरस्टैंड करेंगे और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रेजिस्टर्स कम्बिनेशंस पर बात करेंगे। उसके बाद हमारा दूसरा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, फिर यूनिट्स ऑफ द क्वांटिटीज़ और फिर टेम्परेचर के रेजिस्टेंस पर इफ़ेक्ट्स को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बिला ताख़ीर हम स्टार्ट करते हैं ओहम्स लॉ। तो ओहम्स लॉ में बच्चों जॉर्ज साइमन ओहम, इन्होंने एक बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमें प्रोवाइड किया कि अंडर द कंडीशंस ऑफ STP यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस, और इसमें टेम्परेचर कंडीशंस जो हैं वो ज़्यादा वाज़े रखनी है। अगर हम इन स्टैंडर्ड कंडीशंस को देखें कि तो कोई भी रेजिस्टर है, कोई भी कंडक्टर है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कंडक्टर की। लेट इट बी अ कंडक्टर। उसके गिर्द अगर आप वोल्टेज V अप्लाई करेंगे तो सर्किट में चार्जेस फ्लो करना शुरू हो जाएंगे। फ्लो के लिए चार्जेस को जो पाथ चाहिए है वो पाथ क्लोज पाथ होना ज़रूरी है, यानी बैटरी का एक टर्मिनल हाई पे चला जाए, एक लो पे चला जाए, तो चार्जेस यानी कन्वेंशनल करंट जो है वो हाई टू लो फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। सो जॉर्ज साइमन ओहम का बेसिक लॉ ये था कि जो करंट कंडक्टर में फ्लो करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज है। अब मैं कुछ ऐसे तरीके से समझा रहा हूँ जो बुक पे मेंशन नहीं है, लेकिन इसे समझना इसी तरह चाहिए। करंट जो कंडक्टर में फ्लो करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? वोल्टेज V के। सो यहाँ पर एक बात कि चूंकि प्रोपोर्शनैलिटी आ गई है, लिहाजा हमें यहाँ पर ग्राफ भी बना लेना चाहिए I वर्सेस V। हम किसको इंडिपेंडेंटली वेरी कर सकते हैं? हम जिसको इंडिपेंडेंटली वेरी कर सकते हैं बच्चों वो है वोल्टेज। हम बैटरी का पोटेंशियल कम ज़्यादा कर सकते हैं और बैटरी का ये कम ज़्यादा होने वाला पोटेंशियल किसको इफेक्ट करेगा? करंट को। तो याद रखना है कि वोल्टेज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और करंट जो है वो एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है। अगली बात, चूंकि ये दोनों चीज़ें प्रोपोर्शनल आ रही हैं तो अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल इक्वेशन जो इनका ग्राफ बनेगा इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन। इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन। अब आती है बात, इस ग्राफ की स्लोप क्या होगी? स्लोप मैं बार बार बता चुका हूँ, y एक्सिस क्वांटिटी डिवाइडेड बाय x एक्सिस क्वांटिटी। तो अगर हम स्लोप फाइंड करते हैं तो y एक्सिस पे है करंट, x एक्सिस पे है वोल्टेज, ठीक है। ये बात, ये रेशियो यहाँ पे याद रखनी। यहीं से थोड़ा सा आगे चलते हैं। करंट इज इक्वल टू अ कांस्टेंट इनटू वोल्टेज। करंट इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू अ वोल्टेज। अब इस कांस्टेंट को लिखने के बच्चों दो तरीके हैं, या आप इसको I इज इक्वल टू GV लिख दें, या आप इसको I इज इक्वल टू 1/R इंटू V लिख दें, ठीक है। जिस तरीके से मैं डिराइव कर रहा हूँ उस तरीके से। यहाँ पर G क्या है? यहाँ पर G रिप्रेजेंट कर रहा है कंडक्टेंस को, और यहाँ पर जो 1/R है, तो याद रखें कि जो कंडक्टेंस है ये रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस है। तो G याद रखना है, G बच्चों किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कंडक्टेंस को, और कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। हम ज़्यादा मरकज़ निगाह कंडक्टेंस को नहीं बनाते, हम रेजिस्टेंस को बनाते हैं। सो
हम इसको और सिंपल वर्ड्स में लिखते हैं I इज इक्वल टू V ओवर R, और इसके बाद हमारे पास हमारा जाना पहचाना सा ओहम्स लॉ बन जाता है V इज इक्वल टू आई आर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने इतने मुश्किल तरीके से क्यों करवाया, सीधा सीधा V इज इक्वल टू आई आर करवा देते। तो बेटा देखें, दोबारा गौर करें एक चीज पर। इस इक्वेशन को पिक करते हैं, I इज इक्वल टू जी वी, ठीक है, और एक काम करते हैं कि I को V पे डिवाइड कर देते हैं। तो दूसरी तरफ क्या बचा, G यानी कंडक्टेंस, ठीक है। अभी मैंने जिक्र किया स्लोप का। स्लोप ऑफ द ग्राफ है y एक्सिस क्वांटिटी बाय एक्सिस, y एक्सिस पे करंट आ रहा है, x एक्सिस पे वोल्टेज आ रहा है, I ओवर V बन रहा है। आपको एमसीक्यू आ जाता है बोर्ड में, द स्लोप ऑफ करंट वोल्टेज ग्राफ इज इक्वल टू, तो व्हाट यू विल आंसर, you have to answer, या you will have to answer that its slope is not resistance, its slope is conductance। तो सब बच्चे अपनी बुक्स पर ओहम्स लॉ के ग्राफ के साथ नोट कर लें कि इसका जो स्लोप है वो रेजिस्टेंस नहीं होता, वो क्या होता है, कंडक्टेंस होता है, ठीक है। एक ये बात नोट कर लें। फिर इससे अगली एक बात बताता हूँ कि वी हैव आई वी ग्राफ and we have two different straight lines, 1 and 2। तो आपसे अब पूछा जाए कि 1 और 2 में से ग्रेटर कंडक्टेंस किसकी है, तो स्लोप जो होता है ना बच्चों, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल भी होता है। तो आप ये देख लें किस ग्राफ का एंगल ज़्यादा है उसकी स्लोप ज़्यादा होगी। तो मैं एक तरतीब लिख रहा हूँ, गौर से देखना है। एंगल जो है वो प्रोपोर्शनल टू स्लोप है, और स्लोप जो है वो किसके बराबर है, कंडक्टेंस के। तो जिसका एंगल ज़्यादा होगा यानी एंगल ऑफ 2 इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ 1। इन अदर मीनिंग्स, स्लोप ऑफ ग्राफ 2 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ग्राफ 1। तो इट सिंपली मीन्स कंडक्टेंस ऑफ ग्राफ 2 या कंडक्टर 2 इज ग्रेटर देन द कंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर 1, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ स्लोप के कॉन्सेप्ट पर आने के लिए आपको मैंने ये फॉर्मूला ऐसे डिराइव किया है ओहम्स लॉ का कि आप कंडक्टेंस को अंडरस्टैंड कर सकें। बाकी इसके बाद आगे जो बात चलनी है वो रेजिस्टेंस पर ही चलनी है। तो सब बच्चे याद रखेंगे, मेन फॉर्मूला जो अब हम बना चुके हैं वो V इज इक्वल टू आई आर है वोल्टेज के लिए, और I के लिए आप लिख सकते हैं I इज इक्वल टू V ओवर R। यहां तक मेरे साथ रिपीट करें चीजों को। व्हाट इज द स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ, व्हाट यू विल आंसर, वी कैन राइट V प्रोपोर्शनल टू I, लेकिन जैसे हम कैपेसिटर में एक चीज पढ़ते हैं कि Q प्रोपोर्शनल टू V है, ठीक है। हम बैटरी का वोल्टेज कंट्रोल कर रहे होते हैं जिसकी वजह से चार्ज डेवलप कर रहा होता है, ठीक है। अगर हम V प्रोपोर्शनल टू Q लिखें तो Q को हम कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, Q तो मेटल के अंदर, एटम के अंदर छुपा हुआ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ज़्यादा बेटर वे क्या है, यू नीड टू राइट I प्रोपोर्शनल टू V। अदरवाइज आप सिंपल बुक की तरह भी लिख दें V प्रोपोर्शनल टू, तो उसके बाद तो बड़ी आसानी से सीधा सीधा बन जाता है V इज इक्वल टू आई आर। तो ज़्यादा लॉजिकल वे ये है जहाँ से आप मैथमेटिकली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ को भी कंट्रोल कर सकते हैं, और ऐसे लिखने से भी कोई आपका सवाल गलत नहीं कर सकता, ठीक है। तो आप मुझे ज़रा जल्दी से रिपीट करें, व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ, शाबाश। हाँ जी, स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ हो जाएगी कंडक्टेंस। एंड व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस, हाँ जी बच्चों, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहां तक चंद बातें याद रखनी है, आगे जाके ये और भी ज्यादा तरतीब में आ जाएंगी तो भूलेगा कुछ नहीं आप लोगों को, डोंट वरी। तो ये हो गया हमारे पास अंकल जॉर्ज साइमन ओहम का फॉर्मूला, I इज इक्वल टू V ओवर R विच इज सिंपली नेम्ड एज ओहम्स लॉ। आगे बढ़ते हैं।
ये एक ट्रायंगुलर शेप है बच्चों। इस ट्रायंगुलर शेप से बड़ी आराम से इस फार्मूला को ताहयात याद रख सकते हैं। एक ट्रायंगल बनाएं, उस ट्रायंगल में इस तरह 3 हिस्से कर लें, ऊपर वो वी लिख लें, यहाँ पे आई लिख लें, यहाँ पे आर लिख लें। तो यहाँ से हमें सादा सादा पता चल रहा है वी इज इक्वल टू आई आर होता है, आई इज इक्वल टू वी ओवर आर होता है, ठीक है, और आर इज इक्वल टू वी ओवर आई हो जाएगा। तो इस तरीके से एक ट्रायंगुलर फॉर्म में अपनी बुक्स पर लिख लें, एक ट्रायंगल बनाएं और उस ट्रायंगल में ऊपर वी फिर आई और फिर आर लिख लें, ताकि आपको ये याद रहे कि आपने फॉर्मूला किस सिमेट्री से यूज करना है। अच्छा जी, इसके बाद ओहम्स लॉ को इमेजिन करने के लिए एक बड़ी फनी सी डायग्राम इंटरनेट पे गर्दिश करती रहती है कि व्हाट इज ओहम, व्हाट इज वोल्ट एंड व्हाट इज एम्प। तो ये जो आपको रेड कलर का करैक्टर नजर आ रहा है, ये ओहम है, यानी रेजिस्टेंस है, यानी मज़ाहमत है, ठीक है। हाँ जी, सेम ट्राइंगल कैन बी यूज फॉर कैपेसिटेंस, ठीक है। तो आप कैपेसिटेंस के लिए भी, और अपने फॉर्मूलाज को आप इसी तरह ट्रायंगुलर और रेक्टेंगुलर शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसमें ये ट्रायंगल बन जाएगा, ये ऊपर Q आ जाएगा, C आ जाएगा, V आ जाएगा। तो Q इज इक्वल टू सी वी, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी एंड सो ऑन। सो नेक्स्ट हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो बेसिकली कंडक्टर में मौजूद मज़ाहमत है, एटम्स की वाइब्रेशनल एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोकती है। एम्पेयर है करंट, कि इसको कितनी आसानी या कितनी दुश्वारी का सामना है फ्लो करने में। और वोल्ट एक बिल्कुल पंप की तरह है, जैसे वाटर पंपिंग होती है ना, अब पानी खुद ब खुद तो नहीं ऊपर टैंकी में जाके भर जाएगा, तो उसको भेजना पड़ेगा। यहाँ पे मज़ाहमत किसके खिलाफ करनी है, ग्रेविटी रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है। ग्रेविटी जो है वो पानी को नीचे की तरफ खींच रही है, अब पानी को उसके अगेंस्ट भेजना है, तो ग्रेविटी इज एक्टिंग लाइक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट भेजना है, तो व्हाट वी नीड अ पंप एंड करंट इज जस्ट लाइक वाटर, और उस वाटर को हमने ऊपर की तरफ भेजना है। तो ये एक बेसिक इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आपने बच्चों याद रखना है कि ओहम्स कौन है, ओहम्स क्या है, ओहम रेजिस्टेंस है, ठीक है। अभी हम यूनिट्स की बात करते हैं, तो देखें यहाँ पर इस तरफ हम यूनिट्स पे आ जाते हैं। वोल्टेज का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, V से डिनोट करते हैं, और वर्क ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज ये हमने पढ़ा था, और इसका यूनिट था वोल्ट। करंट हमने I इज इक्वल टू डेल क्यू बाय डेल टी पढ़ा था, और इसका यूनिट था एम्पेयर। अब आज हमने दो नई क्वांटिटीज़ पढ़ी, एक रेजिस्टेंस पढ़ी जो कि V ओवर आई होती है। V ओवर आई को हम वोल्ट पर एम्पेयर भी लिख सकते हैं, और इस वोल्ट पर एम्पेयर को हम ओहम से डिनोट करते हैं, और ये ओहम का सिंबल होता है। ये ग्रीक लेटर है, ग्रीक में इसको ओमेगा पढ़ते हैं, ये भी याद रखना है। ग्रीक लेटर में इसको ओमेगा पढ़ते हैं, बट यहाँ पर सिंबॉलिकली इसको हम ओहम से डिनोट करेंगे। कंडक्टर्स को G से डिनोट करते हैं, V ओवर आई की बजाय लिखें I ओवर V, वोल्ट ओवर एम्पेयर की जगह लिखें एम्पेयर ओवर वोल्ट। अब कंडक्टेंस के मल्टीपल यूनिट्स हैं, इसका एक आसान यूनिट पर ओहम हो जाता है, एक इसका यूनिट ओहम के स्पेलिंग को रिवर्स करने से भी हो जाता है, OHM की बजाय MHO लिख दें, और एक इसका यूनिट साइमन भी लिखा और पढ़ा जाता है। तो ये जो कंडक्टेंस है ये आपको यूनिट्स के मामले में थोड़ा सा तंग कर सकता है कि कंडक्टेंस I ओवर V है, एम्पेयर्स पर वोल्ट है, पर ओहम मोह MHO मोह पढ़ा जा सकता है, और साइमन इसके यूनिट्स हैं, ठीक है। तो ये आपको मैं स्लाइड का स्क्रीनशॉट भी सेंड कर दूंगा, अगर आप नोट नहीं कर सके तो तब कर लीजिएगा। इसके बाद आती है बात ओहमिक एंड नॉन ओहमिक डिवाइसेस की। ओहमिक एंड नॉन ओहमिक डिवाइसेस का बच्चों कॉन्सेप्ट ये है कि फ़र्ज़ करें कि एट STP हम एक ऐसा कंडक्टर सर्किट में लगाते हैं कि जिसके क्रॉस जब हम वोल्टेज अप्लाई करें और उसमें से करंट फ्लो करे, तो वो प्रोपोर्शनल होके चले। मिसाल के तौर पे करंट वोल्टेज 2 वोल्ट है, तो करंट भी 2 एम्पेयर चल रहा हो। वोल्टेज को हम 4 वोल्ट कर दें तो करंट की वैल्यू भी 4 एम्पेयर्स पे चली जाए। इसी तरह हम फर्दर जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएं, करंट भी उसी प्रोपोर्शनैलिटी में बढ़ता जाए। मगर याद रहे ओहम्स लॉ में हम बहुत हाई वोल्टेजेस को इंक्लूड नहीं कर सकते, ओहम्स लॉ वहाँ पे फेल हो जाएगा। तो याद रखें ये कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है, स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर अप्लाई होने वाला लॉ है, इट्स नॉट अ यूनिवर्सल लॉ।
तो इसके लिए स्टैंडर्ड कंडीशंस का यानी नॉर्मल वोल्टेजेस का होना ज़रूरी है। बहुत हाई वोल्टेजेस पर ओहम्स लॉ वैलिडेट नहीं करता। तो बच्चों जब एक प्रोपोर्शनैलिटी चल रही है यानी V ओवर I की रेशो जो है वो कांस्टेंट ही चल रही है। कांस्टेंट कैसे कि 2/2 पे चल रही है तो 1 आंसर है, 4/4 पे चल रही है तो भी 1 आंसर है, 8/8 पे चल रही है तो भी 1 आंसर है। तो ये 1 क्या चीज़ है? ये 1 इट कुड बी द रेजिस्टेंस और इट कुड बी द कंडक्टेंस। लेकिन अब चूंकि हमने फोकस रेजिस्टेंस को करना है तो आप सब बच्चे यही समझें कि हम एक ऐसे कंडक्टर की बात कर रहे हैं जिसकी रेजिस्टेंस फिक्स्ड है, यानी उसमें वोल्टेज और करंट प्रोपोर्शनल है। तो बच्चों ऐसे कंडक्टर्स जिनकी रेजिस्टेंस फिक्स्ड रहे, ऐसे कंडक्टर्स जिनका ओहम्स लॉ ग्राफ IV ग्राफ स्ट्रेट लाइन बने, डेविएट ना करे, ऐसे कंडक्टर्स को हम ओहमिक कंडक्टर का नाम देते हैं। अब जहन में सवाल आता है ओहमिक कंडक्टर कौन से होते हैं भाई? बच्चों जितनी भी मेटल्स होती हैं नॉर्मली जनरली स्पीकिंग बात कर रहा हूँ, अंदर से कुछ मेटल्स इस चीज़ को डेविएट भी कर सकती हैं। जनरली जो हम कॉमन मेटल्स यूज़ करते हैं सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस ये सारी की सारी जो मेटल्स हैं ये ओहमिक बिहेवियर देती हैं। एज वी अप्लाई मोर वोल्टेज द करंट इंक्रीजेज प्रोपोर्शनली। तो इन रेजिस्टेंसेस को हम क्या नाम देते हैं? फिक्स्ड रेजिस्टर्स का। नॉन ओहमिक डिवाइसेस क्या होती हैं? नॉन ओहमिक डिवाइसेस होती हैं जिनकी रेजिस्टेंस वक्त के साथ साथ बदलती रहे। मिसाल के तौर पे एक मटेरियल है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स के बारे में हम चैप्टर नंबर 18 और 17 में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। मैं सेमीकंडक्टर्स का एक बिहेवियर आपको बताता हूँ कि सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं इनके अंदर एक रीजन बनता है जिसे डिप्लीशन रीजन कहते हैं। ठीक है, इस तरफ लेट से नेगेटिव चार्जेस होते हैं, इस तरफ पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। होता है ये कि अगर हम नेगेटिव टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव से और पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दें तो इस कंडीशन को एक नाम देते हैं, इसे कहते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग। उससे क्या होता है कि जो डिप्लीशन रीजन का साइज है ये कम होना शुरू हो जाता है और मजीद वोल्टेज बढ़ाते हैं तो एक पॉइंट आता है कि डिप्लीशन रीजन वैसे ही खत्म हो जाता है। यानी पहले रेजिस्टेंस ज्यादा थी और जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते गए रेजिस्टेंस कम होती चली गई। तो भाई जो रेजिस्टेंस ज्यादा या कम हो रही है वो फिक्स्ड तो ना हुई, और जो रेजिस्टेंस फिक्स्ड नहीं होगी, याद रखें बुक पे ये बात नहीं लिखी, आप लिख लें, अ चेंजिंग रेजिस्टेंस इज कॉल्ड अ डायनेमिक रेजिस्टेंस। अ चेंजिंग रेजिस्टेंस इज कॉल्ड डायनेमिक रेजिस्टेंस। ठीक है, और अगर इस तरह मिसाल समझ नहीं आई तो आई हैव अनदर वे टू टीच यू दिस। देखें, मिसाल के तौर पे हमारे पास एक पाइप सिस्टम है, उसमें यहाँ पे एक हर्डल लगी हुई है और यहाँ पर एक लीवर लगा हुआ। ठीक है, ये लीवर जो है ये इस डायरेक्शन में ओपन हो सकता है, लेकिन इस डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगेगी तो इसने और ज़्यादा क्लोज हो जाना है और ज़्यादा टाइट हो जाना है। तो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास इस साइड से पानी एंटर होता है, यहाँ से पानी एंटर हो रहा है। ठीक है, अब ये पानी बच्चों जब इस लिवर को टच करेगा, हिट करेगा, तो लिवर जो है ये तो और भी ज़्यादा प्रेस होना शुरू हो जाएगा। ये पहले इतना टाइटली प्रेस्ड नहीं था, लेकिन जब इस तरफ से इस पर पानी ऐड होना शुरू हुआ ठीक है, तो इसके ऊपर जो प्रेशर है वो बढ़ गया और इसका जो प्रेसिंग इफेक्ट है या टाइटनेस है वो पहले से ज़्यादा इंक्रीज कर गई। तो अगेन लिसन, टाइटनेस पहले तो ज़्यादा नहीं थी लेकिन वक्त के साथ साथ वो ज़्यादा होना शुरू हो गई, यानी जो रेजिस्टेंस है, जो मज़ाहमत है वो चेंज हो रही है। सो अगर रेजिस्टेंस बच्चों चेंज होगी तो फिर ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, क्योंकि ग्राफ में जो वर्ड स्लोप है उस स्लोप का तो डायरेक्ट ताल्लुक कंडक्टेंस से भी है और इन्वर्सली ताल्लुक रेजिस्टेंस से है।
तो अगर आपको ऐसी डिवाइसेस मिलें जिनका ओहम्स लॉ का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, तो फिर ऐसी डिवाइसेस को हम नाम देंगे नॉन ओहमिक डिवाइसेस का। हमारी बुक पर 2 एग्जांपल्स बनी हुई हैं। एक ग्राफ ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब है। अब तो एनर्जी सेवर्स आ गए ना, पहले वक्तों में ये जो बल्ब्स आते थे, जो छोटे छोटे अंदर फिलामेंट्स जो थे वो लगे होते थे, ये टंगस्टन से बने फिलामेंट होते थे। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको समझाता चलूँ। अगर आप इसका ग्राफ बुक में देखेंगे तो वन कैन क्वेश्चन कि सर यहाँ तक तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो क्या यहाँ तक इसको ओहमिक नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन मैंने फिर कहा कि ये स्ट्रेट लाइन है अंडर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस एंड अंडर नॉर्मल वोल्टेजेस। अब ये ग्राफ आगे जाके कर्व क्यों हो गया? क्योंकि फिलामेंट से जब करंट गुजरता है तो फिलामेंट बेसिकली रोशनी पैदा करता है हीटिंग इफेक्ट की बिना पर, और हीट अप होने से टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस चेंज होती है, और याद रखें जब रेजिस्टेंस चेंज होगी तो ये ग्राफ अपनी स्ट्रेट लाइन से किसी भी तरफ डेविएट कर सकता है। वो डेविएशन किस तरफ होनी है वो अभी एक लंबी बहस है, उसके लिए भी और कॉन्सेप्चुअल अप्रोच चाहिए। फिलहाल आप फिलामेंट का ये वाला हिस्सा याद रखें कि चूंकि इस पॉइंट से आगे जाकर फिलामेंट की रेजिस्टेंस चेंज हुई है, इसलिए अब ये ओहमिक बिहेवियर नहीं दे रहा, नॉन ओहमिक बिहेवियर दे रहा है। सब बच्चे अपने शॉर्ट क्वेश्चंस पे जाएं और शॉर्ट क्वेश्चन में वो शॉर्ट क्वेश्चन ढूंढेंगे, व्हाट आर द डिफिकल्टीज इन टेस्टिंग द ओहम्स लॉ अबाउट अ फिलामेंट ऑफ द बल्ब, और मुझे बताएं ज़रा कौन सा नंबर है उस शॉर्ट क्वेश्चन का, ताकि बाकी बच्चे भी उस तक पहुंच जाएं। एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चंस में देखें व्हाट आर द डिफिकल्टीज। हाँ जी, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने 13.5, ये शॉर्ट क्वेश्चन आप सब बच्चों ने इसका आंसर जो है ना इसी बेस पे एक्सप्लेन करना है कि हाई टेम्परेचर्स पे जाके जो रेजिस्टेंस है वो चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से ओहम्स लॉ जो है वो वैलिड नहीं रहता, ओहम्स लॉ ओबे नहीं होता। और दूसरा हिस्सा ये मैंने अभी आपको जो ग्राफ समझाया वो था सेमीकंडक्टर का। ये वो सेमीकंडक्टर डिवाइस है बच्चों, इसको डायोड बोलते हैं, और इसकी जो रेजिस्टेंस है वो वोल्टेज के असर से बढ़ भी जाती है और कम भी हो जाती है, इसलिए इसका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन नहीं बनता। तो आप ये इस ग्राफ के साथ लिख लें कि इट इज़ द ग्राफ ऑफ अ डायोड, सेमीकंडक्टर डायोड। मैं एब्रीवेशन लिख रहा हूँ SC, आप पूरा लिख लें, सेमीकंडक्टर डायोड, और इसका रेफरेंस लिख लें चैप्टर नंबर 18। ठीक है, रेफरेंस लिख लें ताकि याद रहे कि हमने इसको दोबारा कहाँ पढ़ना है। फिर चैप्टर 18 में बशर्ते ज़िंदगी इंशाल्लाह हम इसको दोबारा वापस आके देखेंगे कि हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था। तो यहाँ तक चीज़ों को मेरे साथ रिपीट करें, जल्दी जल्दी फटाफट आंसर करना है, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाना। ठीक है, मुझे बताएं कि V/I किसके बराबर होता है? जल्दी जल्दी, शाबाश। R के बराबर। I/V किसके बराबर होता है? G के बराबर। स्लोप ऑफ IV ग्राफ क्या होती है? कंडक्टेंस। गुड। व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस? कोई एक यूनिट बता दें। साइमन, मो, पर ओम। गुड। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? ओम। ठीक होगी बात? दैट्स वेरी गुड। तो हमारे पास ये भी हो गई, डिवाइसेस भी हो गई। अब आती है बड़ी मज़े की चीज़ जिस पर आप सबकी अटेंटिवनेस पहले से ज़रा डबल हो जानी चाहिए। रेजिस्टर कम्बिनेशंस। रेजिस्टर्स डिफाइन हो गए, ठीक है। अब सर्किट्स 2 तरह के होते हैं, सीरीज सर्किट्स, पैरेलल सर्किट्स, और फिर उसके बाद जो भी सर्किट्स होते हैं ना वो इन्हीं के कम्बिनेशंस होते हैं। वो हाइब्रिड सर्किट्स भी हो सकते हैं, कुछ सीरीज भी हो सकता है उसमें कुछ हिस्सा, कुछ पैरेलल भी हो सकता है। तो मैं कुछ इस तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि इससे आपका जो न्यूमेरिकल नंबर 3 है, जरा फटाफट जाके अपना न्यूमेरिकल नंबर 3 देखें और उसकी शक्लो सूरत अपने जहन में बिठा लें। तो मैं आपको इस तरीके से ये टॉपिक पढ़ाऊंगा कि हम उस सर्किट को जहन नशीन कर सकें, समझ सकें। तो बच्चों, सीरीज सर्किट वो होता है जहां पर एक रेजिस्टर ख़त्म होता है ना, वहीं से दूसरा रेजिस्टर
उससे कनेक्ट होके शुरू हो जाता है। तो इसको हम एंड टू एंड कनेक्शन भी कहते हैं। एक बात हो गई। अगली बात, करंट जहां से चलेगा या करंट की जो भी मिकदार है, उस करंट ने पूरे सर्किट में से कांस्टेंट वैल्यू के साथ पास करना है, क्योंकि रास्ता ही एक है। करंट पानी की तरह है, पानी सारा एक ही जगह से गुजरेगा तो सारा ही गुजरेगा ना, डिवाइड नहीं होगा। आपने एक बात याद रखनी है, मैं जिसको हाईलाइट कर रहा हूं कि पूछा जाए सीरीज सर्किट में कौन सी क्वांटिटी हर रेजिस्टर में सेम रहती है, यू विल कॉन्फिडेंटली आंसर इट इज द करंट। व्हाई इट रिमेन सेम? बिकॉज ऑफ ओनली वन पाथ। ठीक है। अच्छा, अब अगली बात देखिए, एक मिसाल देता हूं मैं। ये एक पाइपलाइन है, यहां पर एक वाटर कॉलम है और आगे ये एक वाटर कॉलम है। यहां पे एक पंप लगा हुआ, एक पंप यहां पे लगा हुआ। यहां से जो पानी गुजर रहा है, हमें पानी को इसके भी टॉप तक भेजना है, हमें उस पानी को इसके भी टॉप तक भेजना है। तो जाहिर बात है कि यहाँ जो पंप हमें लगाना पड़ेगा उसका साइज बड़ा रखना पड़ेगा, यानी उसकी ताकत ज़्यादा होनी चाहिए है टू अप्लाई द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स कि वो पानी को उठाकर ग्रेटर हाइट तक ले जा सके। हाँ जी, रेजिस्टर कैन बी एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस देन इट कैन यूज करंट, सो हाउ करंट इज कांस्टेंट इन द होल सर्किट। यहाँ जो करंट है ना, वो एक आइडियल कंडीशन के हवाले से आप कह सकते हैं कांस्टेंट है। अदरवाइज जितने भी प्रैक्टिकल सर्किट्स होते हैं उनमें ऑब्वियसली हीटिंग इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, और हीटिंग इफेक्ट्स की वजह से रेजिस्टेंस वेरी कर सकती हैं और वोल्टेजेस भी फ्लक्चुएट करते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रैक्टिकली हम आइडियल केसेस पढ़ रहे हैं। जब हम रियल लाइफ सिनेरियोज पे जाते हैं तो फिर ऐसा बहुत कम होता है, बहुत स्ट्रिक्टली नहीं ओबे होता ओहम्स लॉ रियल लाइफ केसेस में, क्योंकि हीट ने प्रोड्यूस होना ही होना है। तो बच्चों, सीरीज सर्किट में सेम कौन सी क्वांटिटी रहेगी? करंट, और डिवाइड होगा हर एक के अक्रॉस। यस, इन अदर वर्ड्स यू कैन से करंट हैज ओनली वन पाथ। चूंकि पाथ ही एक है इसलिए करंट की वैल्यू सेम रहेगी। अगली बात, वोल्टेज ने डिवाइड होना है तो पहले रेजिस्टर को वोल्टेज मिलेगा V1, दूसरे को मिलेगा V2। लेकिन याद रखें ये डिवीजन एक ही सोर्स से हो रही है। मिसाल के तौर पे अगर ये 100 वोल्ट की बैटरी है तो 50 इसको मिल जाएंगे, 50 इसको मिल जाएंगे, या फिर अगर ये 40 होगा तो ये 60 पे जाएगा, ये 30 होगा तो ये 70 पे जाएगा। लेकिन सम ऑफ द डिवीजन ऑफ द वोल्टेज वो जो है वो सोर्स वोल्टेज के बराबर रहेगा। अब आती है बात कम्बिनेशन की कि सीरीज सर्किट में हम कैसे कंबाइन कर सकते हैं चीज़ों को। तो सीरीज सर्किट के लिए आपने क्या करना है, आपने लिखना है कि टोटल वोल्टेज इज़ द सम ऑफ V1 प्लस V2। मैं आसानी के लिए सिर्फ 2 रजिस्टर्स को सॉल्व करने लगा हूँ। ठीक है। अच्छा, अगर अभी दरमियान में लेक्चर एंड हो जाए तो मैं आपको दोबारा लिंक शेयर करूँगा ताकि हमारा काम जो है ना वो किसी पार लगे, रजिस्टर कम्बिनेशन हम लाजमी कर सकें। तो बच्चों, आपने सीरीज सर्किट के लिए क्या करना है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 में आप लिखें इसके बाद I ओवर RE, यानी टोटल करंट ओवर टोटल रेजिस्टेंस। V1 हो जाएगा I ओवर R1, सॉरी यहां पे आएगा V इज इक्वल टू I RE, V1 इज इक्वल टू I R1 और V2 इज इक्वल टू I R2, यानी बाय यूजिंग ओहम्स लॉ हम ये इक्वेशन यूज करेंगे। तो यहां से बच्चों I कॉमन आ जाएगा और R1 प्लस R2 आ जाएगा, I से I कैंसिल कर देंगे और हमारे पास सीरीज सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का आंसर आएगा R1 प्लस R2। अगर आपके पास एक सर्किट सीरीज फॉर्म में गिवन है, लेट्स से ये एक रजिस्टर R1 है 10 ओहम्स, ये रजिस्टर R2 है 20 ओहम्स, आपको सवाल क्या आएगा, व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। तो आपको पहचानना है कौन सा सर्किट है, सीरीज है। सीरीज में रेजिस्टर्स ऐसे ही ऐड करते हैं जैसे दो नंबर्स को ऐड करते हैं। तो 10 प्लस 20,
तो यू विल आंसर द रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल ए बी इज 30 ओम्स। ठीक है, एक और बात समझ लें, एक अकेली रेजिस्टेंस 10 थी, अगली 20 थी, तो 10 प्लस 20 टोटल कितनी हो जाएगी? 30। तो आपने याद रखना है सीरीज सर्किट में ये होता है कि जो रेजिस्टेंस का इफेक्ट है वो तमाम इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज़्यादा हो जाता है। यानी सबसे बड़ी रेजिस्टेंस सर्किट में कितनी थी? 20 ओम, और हमारे पास जो इक्विवेलेंट का आंसर आ रहा है वो उससे भी ग्रेटर आता है। तो सीरीज सर्किट में जो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है, इट इज़ ग्रेटर देन द बिगेस्ट रेजिस्टर इन द सर्किट। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करना है? R1 प्लस R2 के साथ। ओके, अब आ जाते हैं पैरेलल पे। पैरेलल पे जो छोटी छोटी बातें याद रखनी है, देखें यहां से करंट चला, अब रेजिस्टर्स कैसे कनेक्टेड है पहले ये चीज समझनी है। रेजिस्टर्स यहाँ पे कनेक्टेड हैं साइड बाय साइड, ये स्टेटमेंट लिख लें, साइड बाय साइड। और अगली बात देखनी है, ये बैटरी का लो टर्मिनल है, रेजिस्टर की एक साइड लो से कनेक्टेड है, ये बैटरी का हाई टर्मिनल है, रेजिस्टर्स की एक साइड हाई से कनेक्टेड है। इसका मतलब कि जितना हाई वोल्टेज इधर है उतना ही इधर भी हाई है, जितना लो इस तरफ है उतना ही लो इस तरफ भी है। सो तमाम रेजिस्टर्स के अक्रॉस अगर कोई चीज़ सेम है तो हम कहेंगे कि वो इस वक्त वोल्टेज है। ठीक है, अब करंट की बात करते हैं। तो करंट फर्ज कर लें जी, करंट यहाँ से चलना शुरू करता है और यहाँ तक आता है। अब आगे दो रास्ते हैं, तो करंट विल डिवाइड इटसेल्फ। अ पोर्शन ऑफ द करंट विल पास थ्रू R1 एंड अ पोर्शन ऑफ करंट विल पास थ्रू R2। तो कौन डिवाइड हो गया? डिवाइड अमंग ऑल, ये हो गया करंट। ठीक है, फिर सीरीज के बारे में आप बच्चों ने ये पहले भी एक बात सुन रखी होगी कि सीरीज का नुकसान ये होता है कि अगर एक भी रजिस्टर खराब हो जाए तो पूरा सर्किट स्विच ऑफ हो जाएगा। इसलिए घरों में सीरीज वायरिंग नहीं यूज़ की जाती, क्योंकि घरों में एक बल्ब फ्यूज़ हो भी जाए तो बाकी सर्किट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लिहाजा घरों में कौन सी वायरिंग होती है? पैरेलल वायरिंग होती है। ये बात सब बच्चे याद रखेंगे। सो कौन डिवाइड हो रहा है? करंट डिवाइड हो रहा है। ठीक है, करंट वेरीज इन पैरेलल, यस, करंट वेरी करता है लेकिन रजिस्टर टू रजिस्टर। ये बातें भी आगे जाके हम करते हैं, अभी सिर्फ मैं कम्बिनेशन पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। बाद में मैं ये भी बताता हूँ कि वोल्टेज कैसे वेरी करता है और करंट कैसे वेरी करता है। सो नेक्स्ट, चूंकि इस सर्किट में करंट डिवाइड हो रहा है, लिहाजा हम लिखेंगे टोटल करंट इज द सम ऑफ I1 एंड I2। ठीक है, I इज इक्वल टू V ओवर R होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, I इज इक्वल टू V ओवर R। तो हम लिखेंगे V ओवर R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V ओवर R1 प्लस V ओवर R2। ठीक है, V कॉमन आ जाएगा तो 1 ओवर RE इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2। एक तो ये तरीका हो गया। अब मैं दो रेजिस्टर्स के साथ सर्किट को सॉल्व करने का ना आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, एक सिंपल, बहुत से बच्चों को पता भी हो सकता है। अगर बच्चों हम इस तरफ वाले हिस्से का एलसीएम ले लें तो R1 R2 आएगा और ऊपर आ जाएगा R1 प्लस R2, या R2 प्लस R1 भी कर दें तो बात एक ही। अब चूंकि ये 1 ओवर R ही है, इसका रेसिप्रोकल ले लें, RE इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। बहुत आसान करके पढ़ते हैं इसको। जब आपके पास दो रेजिस्टर्स पैरेलल में आ जाए, लेट्स से एक रेजिस्टर 6 ओम है और एक रेजिस्टर 3 ओम है, और आपसे कहा जाए कि ये पैरेलल में है, इनको ऐड अप करें, तो आप दोनों रेजिस्टर्स का प्रोडक्ट लें और उसको डिवाइड कर दें दोनों रेजिस्टर्स के सम से, आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। जैसा कि यहाँ पर 6 और 3 है, तो मुझे बताएं A और B के दरमियान कितनी रेजिस्टेंस आएगी? प्रोडक्ट 6 3 18 हो जाएगा और सम 6 प्लस 3 9 हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, वो अगर इक्वल वैल्यू हो तो फिर मैं बताता हूँ, R ओवर N यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल। 18 बाय 9 ये हमारे पास आ गया 2 ओम्स। ठीक है,
तो ये तो थे बात डिफरेंट रजिस्टर के साथ, तो प्रोडक्ट ओवर सम लगा दिया। अब एक सिचुएशन समझें, अगर हमारे पास ये भी 6 ओम का रजिस्टर है, ये भी 6 ओम का रजिस्टर है और दोनों पैरेलल में है, मैं आपसे कहता हूँ इक्विवेलेंट फाइंड करें, तो आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट लेंगे, उसको सम पे डिवाइड करेंगे, आंसर 3 आएगा। ठीक होगी बात। अब ये जो 3 है, मुझे बताएं क्या मैं इसको 6/2 लिख सकता हूं? ठीक है ना, 6/2 भी लिखा जा सकता है। अब गौर से देखना है, 6 रेजिस्टेंस की वैल्यू है, जो 6 है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू है, और 2 जो है वो रेजिस्टेंस की तादाद है। तो हमारे पास एक शॉर्टकट बन गया कि 6/2 यानी 6 ओम के 2 रेजिस्टर लगे हुए हैं, तो इक्विवेलेंट कितना आएगा, 3 आएगा। अब अगर आप ये बात समझ गए हैं तो आपने मुझे बताना है इस सर्किट का इक्विवेलेंट क्या आएगा। ऊपर रखनी है रेजिस्टेंस की वैल्यू यानी 9, इसको डिवाइड कर देना है, एक जैसे नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने हैं, 3 है, तो इसको 3 पे डिवाइड कर देना है। इस सर्किट का इक्विवेलेंट कितना आएगा, 3 ओम्स आएगा। बात फॉलो कर ली? ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट हो गया। इसी तरह एक क्वेश्चन लेते हैं जी, 24 24 24 24। अब हम आपने बताना है कि इसका इक्विवेलेंट क्या होगा। हाँ जी बिल्कुल, सीरीज के लिए आप एन आर और पैरेलल के लिए R/N। तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारे पास 24, हमारे पास वैल्यू है, और इस जैसे हमारे पास 4 रजिस्टर्स हैं, तो बच्चों हमारे पास 6 ओम जो है वो इसका इक्विवेलेंट आंसर आ जाएगा। तो हम सीरीज और पैरेलल को अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो सर्किट सीरीज एंड देन पैरेलल, जल्दी जल्दी आंसर करना है। सेम, सीरीज में कौन सेम रहता है, करंट, पैरेलल में वोल्टेज। अच्छा जी, डिफरेंट, डिफरेंट कर लें या डिवाइड कर दें। सीरीज में डिफरेंट क्या हो जाता है, वोल्टेज, पैरेलल में डिफरेंट या डिवाइड क्या हो जाता है, करंट। दैट्स वेरी गुड। फिर व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सीरीज, RE is equal to R1 plus R2, and for parallel it's 1 over RE 1 over R1 plus 1 over R2, that's okay। और अगर हम इसको आइडेंटिकल रेजिस्टर्स की बात करें, यानी तमाम रेजिस्टर्स एक जैसे हों, तो हम RE को NR लिख सकते हैं सीरीज में, और हम RE को R/N लिख सकते हैं पैरेलल में।